आज के दौर में जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है वो उसके ज़रिए कैसे बदल रहे हैं? ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन संसाधनों के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस और संसाधन भी बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि दोनों का संयोजन करें। अगर हम पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, एआई टूल से जो क्वेश्चन है, एआई मॉडल से क्वेश्चन है, उनसे ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन लर्निंग से बेहतर होती है क्लासरूम लर्निंग? जब बच्चा क्लास अटेंड करता है तो वहाँ पर उसके पास सिर्फ एक जो अध्यापक है या टीचर है उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी भाव भंगिमाएं हैं। मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगी इसी संदर्भ में कि विजन आईएएस क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहा है? कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी स्ट्रेंथ एक दूसरे से साझा करते हैं। इससे ओवरऑल फ़ायदा क्या बनता है कि एक दूसरे को देखकर बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन जो दिल्ली में हैं, जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, मुखर्जी में रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या एक बेनिफिट हो जाता है कि पर्सनल जो मेंटर्स, उनके पर्सनल मेंटर्स है जिससे वो बात कर रहे हैं फ़ोन पे भी, ऑनलाइन भी, वो ऑफलाइन आके ऑफिस में उनसे मिल सकते हैं। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम किस प्लेटफॉर्म से उस तैयारी की शुरुआत करें। जैसा आज के दौर में हमारे पास इस चीज़ के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कई बच्चे अपने शहर में रहकर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कई यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो कई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। वहीं कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं। इन्हीं सब तथ्यों की पृष्ठभूमि पर हम आज की चर्चा की शुरुआत एक बुनियादी सवाल से करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट से। अशोक सर, सोना मैम, संजय सर, इंद्रजीत सर, आपका आज के डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी कि आज के दौर में जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है वो उसके ज़रिए कैसे बदल रहे हैं? अशोक सर, सबसे पहले आपसे। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और परीक्षा की तैयारी की पद्धति भी स्वाभाविक रूप से बदल रही है। ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन संसाधनों के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस और संसाधन भी बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक है कि दोनों का संयोजन करें। परंतु ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता बढ़ती है या संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके एक परिस्थिति की मांग बन रहे हैं। संजय सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? जैसा कि अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि डाटा विश्लेषण आधारित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर हम पिछले प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें तो उसमें ये देखा जा रहा है कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं या फिर आपके जो एआई टूल से जो क्वेश्चन हैं, एआई मॉडल से क्वेश्चन हैं, उनसे ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सर, आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। एआई की आपने बात की, तो बिल्कुल आज के समय में प्रौद्योगिकी ने पूरी जो बच्चों के लिए तैयारी उसे काफ़ी अनुकूलित कर दिया है। आज अगर एक बच्चे को फीडबैक चाहिए तो वो एआई बेस्ड फीडबैक प्राप्त कर सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ उसे काम करने की आवश्यकता है। अगर ये जानकारी प्राप्त करके उसे पर्सनलाइज्ड कंटेंट चाहिए कि हाँ मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर काम कर पाऊँ, तो आज एक बच्चा वो भी प्राप्त कर सकता है। संधान जैसे इनिशिएटिव्स हैं जिनसे वो लाभान्वित हो सकता है। दूर दराज रहकर अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसके पास आज एक ये भी अवसर है कि वो लाइव इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म्स की सहायता से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। तो आज के समय में तकनीक या प्रौद्योगिकी निसंदेह अहम भूमिका निभा रही है। जी, इंद्रजीत सर, आपसे जानना चाहूँगी कि इन सब बदलावों की जो हमने बात करी, ये सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, जब आज से हम लोग जब तैयारी करने आए थे तो उसमें भी ये था कि इन्फॉर्मेशन जो है, जो अच्छे बुक्स हैं या फिर नोट्स हैं, वो दिल्ली तक सीमित था। लेकिन जो डिजिटल क्रांति हुई तो ये इन्फॉर्मेशन का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब जो सुदूर गांव में भी बच्चा बैठा हुआ है उसको भी बेस्ट रिसोर्स मिल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर लगभग बच्चे पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। ये आपको यूपी बिहार के दूर गाँव में नहीं सर्कुलेशन नहीं है इसका। लेकिन जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आराम से वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर मंगवा सकते हैं तो वो उन बच्चों को भी वो मिला है। तो जो अच्छे कंटेंट, अच्छे रिसोर्स का जो असमानता था, डिजिटल क्रांति ने उसको असमानता को दूर किया है। अब हर बच्चे को अब इन्फॉर्मेशन और अच्छा रिसोर्स के संदर्भ में तो अब चिंता करने की बात नहीं है। एक बड़ा एजुकेशन एनजीओ है प्रथम एनजीओ, जो ये मानता है कि बेहतर रिजल्ट्स के लिए
ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को डिजिटल मेथड्स के साथ क्लब कर देना चाहिए। मतलब उनकी रिसर्च ये बताती है कि जब आप डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हो तो लर्निंग ईजी हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एक टीचर की प्रेजेंस और सही क्लासरूम इन्वायरमेंट। ऑल्दो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में ये सही लगता है, फिर भी क्या आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑनलाइन लर्निंग से बेहतर होती है क्लासरूम लर्निंग? एक्चुअली मैम, इसमें क्या है ना कि कक्षा में बातचीत के दौरान छात्रों और टीचर के बीच जो संवाद होता है, वह संवाद उनको एक बेहतर समझ प्रदान करता है, जो कि वास्तविक समय में ये बच्चे क्या करेंगे, अपना फीडबैक खुद ले सकते हैं। और ये जो संवाद होता है ना, वो जटिल से जटिल विषयों को समझने में उनको मदद करता है। और सर बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब बच्चा क्लास अटेंड करता है तो वहाँ पर उसके पास सिर्फ एक जो अध्यापक है या टीचर है उसकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसकी भाव भंगिमाएँ हैं। और आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो इन बातों का भी आपके लर्निंग आउटकम पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे की समझ बेहतर होती है और जितना बेहतर आप समझते हो उतना ही लंबे समय तक आप चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। जहाँ तक बात है तकनीक और प्रौद्योगिकी की, निसंदेह ये वरदान है तो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भटकाव का भी काम कर रही है। जब बच्चे घर से क्लासेस अटेंड करते हैं तो देखा गया है कि सोशल मीडिया अलग अलग तरह की जो है भटकाव पैदा करता है। जब आप क्लास में हैं तो आप एकाग्र होकर, कंसंट्रेटेड होकर चीज़ों पर काम कर रहे हैं या चीज़ों को सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो इसका भी मेरे अनुसार अपना एक महत्व होता है। निश्चित रूप से मैम, जैसा आपने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऑफलाइन क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट तो देते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट एक साथ प्रोवाइड कराते हैं। जैसे जब हम ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, खास करके सिविल सर्विसेज के लिए, तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है, कम्युनिटी सेंस डेवलप होता है, सोशल इंटरेक्शन का एक स्किल डेवलप होता है। उसके साथ साथ एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को फेस करता है, क्योंकि क्लास के भीतर बच्चे के रिस्पॉन्स को और रिएक्शन को देख करके जब एक शिक्षक उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, वहाँ पर एक शिक्षक इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर उस विद्यार्थी के संपूर्ण का विकास करने की कोशिश करता है, जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक क्लास होता है जिसको हम फ्लिप्ड क्लास बोलते हैं या माइक्रो क्लास भी बोलते हैं। तो उसमें होता यह है कि हम बच्चों को कुछ कंटेंट पहले से उपलब्ध करा देते हैं और वह ऑनलाइन माध्यम से होता है। इसके परिणाम स्वरूप जब वह विद्यार्थी क्लासरूम में आता है तो उसको डीप लर्निंग की दिशा में हम ले जाते हैं। उसकी एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसका इनोवेटिव अप्रोच बढ़ जाता है। और एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को, चूँकि उसे सिविल सर्वेंट बनना है, तो उसकी यह आवश्यकता होती है कि वह समाज को समझे, समाज की भावनाओं को समझे, और उस दिशा में ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऑफलाइन क्लासेस। तो ऑनलाइन क्लासेस का सहयोग ले करके अगर हम ऑफलाइन क्लासेस को मजबूती देते हैं, जैसे मैंने कहा कि फ्लिप्ड क्लासेस हों या माइक्रो क्लासेस हों, तो उससे बच्चे की जो इंटरनल एबिलिटी है वह बढ़ती है और उसमें सर्विस के दौरान उसका जो सेवा भाव है वह कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। बिल्कुल सर, जो पूजा ने भी कहा, जो प्रथम एनजीओ का जो आपने रिसर्च बताया, लेकिन एक चीज़ वहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्लास तो ऑफलाइन है और डिजिटल तकनीक का वहाँ उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ भी जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग लाइव वेबसाइट खोलते हैं, वेबसाइट पे सर बहुत सारा उसमें वीडियो दिखाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो दिखाते हैं या फिर आप डेटा दिखाते हैं। तो जब ऑफलाइन के साथ जब डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं, उसका नो डाउट बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने फील किया बच्चों के साथ इंटरेक्शन से, वो है डिसिप्लिन। ऑफलाइन क्लास में डिसिप्लिन होता है, ऑनलाइन क्लास में कोई देखने के लिए है नहीं। आप वीडियो पॉज करके कहीं और चले गए या फिर कुछ और अपने यूट्यूब खोल लिए या कोई और सोशल मीडिया साइट्स खोल लिए, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो ऑफलाइन क्लास है उसमें पीयर ग्रुप लर्निंग
मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद यही चीज़ है। इन जनरल जो हम लोग गौर करते हैं कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर हिंदी मीडियम में मैं देखता हूँ, तो जो स्कूल सिस्टम है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे उतना काम होता नहीं, और कॉलेज उनको अच्छा मिला नहीं है किसी कारण से। तो जब यहाँ पे आते हैं ऑफलाइन क्लास में, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, तो उससे जो आपस में पीयर ग्रुप लर्निंग होता है, तो एक दूसरे से सीखते हैं ये, और उससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो यूपीएससी है उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, तभी अच्छा मार्क्स मिलेगा और रैंक मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नो डाउट ऑनलाइन क्लास ने तो रीच बहुत बढ़ाया है। जिनके पास रिसोर्स कम है, बिल्कुल वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन का कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ज़रूर है। तो जैसा अभी हम लोगों ने जाना कि ऑफलाइन लर्निंग बच्चों को कैसे मदद करती है, उनकी तैयारी में कैसे सहायता करती है, मैं आप लोगों से ये समझना चाहूँगी इसी संदर्भ में कि विजन आईएएस क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहा है। अगर मैं सेवाओं की बात करूं पूजा, तो सबसे पहले इस कड़ी में नाम आता है फैकल्टी का। जो क्लास में जो गिवन सिलेबस है, ना सिर्फ उस सिलेबस को आपके लिए क्लियर करते हैं, अपितु आप देखेंगे कि वो जो सिलेबस है वो परीक्षा की मांग से कैसे लिंक होता है, कोई भी टॉपिक परीक्षा की मांग से कैसे जुड़ रहा है उसे भी स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि बार बार देखा गया है कि सिर्फ पढ़ लेने से आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो जाएगा जब तक आप परीक्षा की मांग को नहीं समझेंगे। इसी कड़ी में अगला नाम आता है क्लास मेंटर्स का, या क्लासरूम जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनका। इनके माध्यम से बच्चे का कोई भी डाउट है, क्लास से जुड़ा हुआ डाउट है, अन्य किसी तरह का उनका शैक्षणिक प्रकार का डाउट है या गैर शैक्षणिक प्रकार का डाउट है, हर एक प्रकार की उनकी चिंताओं का समाधान करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे अपनी तैयारी को बिना किसी बाधा के कंटिन्यू कर पाएँ। साथ ही जब बच्चा क्लास अटेंड करता है तो हम देखते हैं कि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः एक प्रभाव और सृजित होता है, जिसे सर ने मेंशन किया पीयर लर्निंग के नाम से, कि बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी समस्याएं, अपनी स्ट्रेंथ एक दूसरे से साझा करते हैं। इससे ओवरऑल फ़ायदा क्या बनता है कि एक दूसरे को देखकर बच्चे प्रोत्साहित होते हैं, और साथ ही मार्गदर्शक उन्हें देने के लिए क्लास में जो फैकल्टी है और जो बैच कोऑर्डिनेटर हैं वो हैं ही। तो इससे बच्चों में अनुशासन भी बनता है, बेहतर मार्गदर्शन भी बनता है, और साथ ही बच्चे मोटिवेट या प्रोत्साहित होकर अपनी तैयारी को जारी रख पाते हैं। और मैम जो यूपीएससी की तैयारी में, जैसे आपको पता है कि चाहे प्रीलिम्स का स्टेज हो या मेंस का स्टेज हो, टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी में विजन आईएएस का 15 से अधिक टेस्ट सेंटर्स हैं जहां बच्चे जाके आराम से ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मैं हमेशा बच्चों को भी कहता हूं कि चूँकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके ऑफलाइन में प्रीलिम्स की टेस्ट देना है या फिर मेंस का टेस्ट एग्ज़ाम देना है, तो आपको प्रैक्टिस भी आपको ऑफलाइन करना चाहिए। तो विजन आईएएस का वो अच्छा खासा सुविधा है, यहाँ तक कि वो ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होगा कि आप ओएमआर सीट सही भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। तो ओएमआर सीट के साथ ऑफलाइन में जाके विजन में प्रीलिम्स का टेस्ट और आप मेंस का टेस्ट आप दे सकते हैं। जब आप टेस्ट दे के उतरते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ पे मेंटर्स भी बैठे होते हैं। उन मेंटर से आप 1 to 1 आप डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या कैसा टेस्ट रहा, क्या दिक्कत हुआ। हो सकता है कि आप मेंस में सारा सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हैं, तो आपको वो गाइड करते हैं। और मेंटर्स का, जैसा मैम कह रही थी, तो मेंटर्स का यहाँ जब विजन में पर्सनल मेंटर मिलता है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मिलता है, ऑफलाइन स्टूडेंट को। और ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ ये कंस्ट्रेंट है कि 1 to 1 वो आ नहीं सकते हैं दिल्ली में उनसे मेंटरशिप करने के लिए। लेकिन जो दिल्ली में हैं, जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या एक बेनिफिट हो जाता है कि पर्सनल जो मेंटर्स, उनके पर्सनल मेंटर्स है जिससे वो बात कर रहे हैं फ़ोन पे भी, ऑनलाइन भी, वो ऑफलाइन आके ऑफिस में उनसे मिल सकते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग बनता है, जो ट्रस्ट बनता है मेंटर के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस ट्रस्ट के कारण मैंने देखा है कि जो कुछ समय के बाद वो अपना नॉन एकेडमिक डाउट्स भी, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, और ये मेंटल हेल्थ में उनके लिए काफ़ी ये लाभदायक होता है। जैसे सर आपने बताया, बहुत सही बात कही। सर आपका कोई क्लासरूम एक्सपीरियंस आप जो शेयर करना चाहेंगे? ये मैम विजन आईएएस में हम लोगों के लिए एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट है, और उसका फ़ायदा, उसका लाभ हम लोग क्लासरूम में बखूबी उठाते हैं। जैसे क्लासरूम में स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के साथ साथ जो परीक्षा की रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, उस स्ट्रैटेजी पे हम फैकल्टी काम करते हैं।
और जैसे मैंने आपसे कहा था कि फ्लिप्ड क्लास या माइक्रो क्लास, ये क्लासेस बहुत ही फ़ायदेमंद तब हमारे लिए हो जाते हैं जब हम समय समय पर बच्चों को कुछ ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध करा देते हैं और क्लास के भीतर उनकी डीप लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, उनकी थिंकिंग स्किल को आगे बढ़ाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनका जो इनोवेटिव अप्रोच है उस पर काम करते हैं, ताकि वो परीक्षा हॉल में केवल उत्तर न लिखें बल्कि उत्तर की गुणवत्ता को प्रदर्शित करें। हम यह मानते हैं कि सही उत्तर लिखने से सिलेक्शन नहीं हो रहा, सर्वोत्तम उत्तर लिखने की आवश्यकता है। तो इस लिहाज से न सिर्फ बच्चों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बल्कि प्रयास यह होता है कि वह विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ उन चीज़ों को समझने का भी प्रयास करे जिन चीज़ों की आवश्यकता एग्जामिनेशन में होती है। तो एक मित्रवत वातावरण में बच्चों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ हमारे जो कोऑर्डिनेटर हमारे साथ होते हैं, उनके तरफ से जो प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों का भी एक आउटलाइन हम बच्चों के साथ साझा करते हैं, ताकि बच्चों को प्रश्न का उत्तर लिखने में एक कॉन्फिडेंस हो कि फैकल्टी के साथ उसने उसकी चर्चा की है। तो हर मुकाम पर, तैयारी के हर मोड़ पर हमारा सहयोग उस बच्चे को होता है, उस अभ्यर्थी को होता है। तो वह अपने आप को हमेशा साथ में पाता है और इससे उसका भय, उसका डर दूर होता है और वह आत्मविश्वास से तैयारी करता है और फिर परीक्षा में शामिल होता है। सर, जैसा भी आपने फैकल्टी का अनुभव शेयर किया, अक्सर देखा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे फैकल्टी से कनेक्ट करने में झिझकते हैं। ऑफलाइन क्लास इस परसेप्शन को कैसे बदल सकती है? मैम, ऑनलाइन क्लासेस में ह्यूमैनिस्टिक एस्पेक्ट थोड़ा कम होता है, मैकेनिकल एस्पेक्ट ज़्यादा होता है, तो संभवतः बच्चे थोड़े झिझक रखते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, एक ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच लेकर हम आगे बढ़ते हैं और जो भी विद्यार्थी हमारे सामने होता है, जो अभ्यर्थी सामने होता है, चूँकि वो उस प्रारंभ से ही तनाव में रहता है, तो हमारी ये कोशिश होती है कि बिलोंगिंगनेस डेवलप हो। और इसलिए मैंने कहा कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हम उसके रिस्पॉन्स और रिएक्शन दोनों को ही समझने की कोशिश करते हैं तथा एक ऐसा माहौल विकसित करते हैं जिसमें वह अपने प्रश्नों को पूछने में झिझके नहीं। झिझकने का कारण मुझे लगता है दो होते हैं। एक तो यह कि बाकी बच्चों ने पूछा नहीं, तो वह अगर पूछता है तो संभवतः कुछ उसकी इज्जत को कोई खतरा होता है या वो ऐसा सोचता है। दूसरा कि कहीं उसे यह डर लगता है कि उसके द्वारा पूछे गए सवाल कहीं कम महत्व के या इरेलीवेंट तो नहीं है। तो एक फैकल्टी के रूप में हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है, हमारा एक कर्तव्य है कि उसके प्रश्न को हम गंभीरता से लें और उसे ये महसूस कराएं कि जो चीज़ उसने पूछी है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका लाभ दूसरों को भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से सारे बच्चों में एक आत्मविश्वास जन्म लेता है और वे प्रश्न पूछने की दिशा में अग्रसर होते हैं। फिर उनमें झिझक नहीं होती और वह झिझक इतनी ख़त्म होती है या की जाने की कोशिश की जाती है कि वे क्लासरूम के भीतर ही नहीं, क्लासरूम के बाहर भी ऐसे प्रश्नों का समाधान चाहते हैं और एक अनौपचारिक माहौल में प्रश्न पूछते हैं। लेकिन वह अनौपचारिक माहौल अनुशासनहीनता का नहीं होता। अनुशासित होते हुए वे उस वातावरण में प्रश्न पूछते हैं और हम उनको बढ़ावा देते हैं कि वे अधिक से अधिक प्रश्न पूछें ताकि उनके हर समस्या का समाधान किया जा सके और यह भी जाना जा सके कि उनकी कमजोरियों की गहराई क्या है, ताकि वहाँ से उन बच्चों को उठा करके उचित स्थान तक पहुँचाया जा सके। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने कहा कि उनकी कमजोरियों को पहचाना जाता है ऑफलाइन क्लास में। और ऑफलाइन क्लास का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि क्लास के पहले या क्लास के बाद जो चर्चाएं होती हैं, उन चर्चाओं से बच्चों की जो एक मौलिक अवधारणा है वो स्पष्ट हो जाती है और यही जो मौलिक अवधारणा है वो आपके ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाती। और दूसरा, यूपीएससी के लिए जहाँ तक हम लोग समझते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास होना बहुत ज़रूरी है और ये बौद्धिक क्षमता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचर नहीं समझ पाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ है वो कहाँ तक हो रहा है। ये स्पष्ट तौर पे हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही समझ पाते हैं। और तीसरा ये है कि ऑनलाइन बच्चे जो, जैसा मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, देखा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पूर्णतया आप स्पष्ट नहीं हो सकते हैं कि बच्चा अनुशासित में बैठा है। ऑफलाइन क्लास पूरी तरीके से टीचर के ऊपर डिपेंड है और वो अनुशासन में रहते हैं। तो निसंदेह ऑफलाइन में इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे।
जैसे सर हम चर्चा की बात कर रहे हैं तो मैं बात करूंगी पीयर ग्रुप डिस्कशंस की, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सर क्या हेल्प होती है बच्चों को इस चीज़ से, पढ़ने में कैसे लाभ होता है? इंद्रजीत सर आपसे बताओ। देखिए, जो पीयर ग्रुप लर्निंग है तो इसमें एक बहुत फेमस कहावत है कि संगत से गुण होते, संगत से गुण जाते। अगर आपका पीयर ग्रुप अच्छा बन गया तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। वो तभी बनता है जब आप ऑफलाइन आते हो और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो, वो भी जो हब है मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर का क्यों महत्व है। बच्चा वहाँ भी जाके अगर अपने होम टाउन में भी अगर कोई पीयर ग्रुप बनाएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उतना अच्छा क्वालिटी के बच्चे उसको मिलेंगे नहीं। तो काफ़ी बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जिस बच्चे का पीयर ग्रुप अच्छा है, किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके ग्रुप में एक लड़के का सिलेक्शन हो गया है, तो धीरे धीरे आने वाले 2-3 सालों में लगभग बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, चाहे वो PCS हो या फिर UPSC हो। पूजा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ऐसा भी ग्रुप जानता हूं जहां पे बच्चों का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, लेकिन पीयर ग्रुप इतना अच्छा था कि उसमें एक स्टूडेंट ने IFS निकाला, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और फिर बाद में 4-5 बच्चे उसकी सहायता से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस निकाल लिए। तो पीयर ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कि जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ, पर्सनालिटी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट में जब इंटरव्यू देने जाते हो तो 275 मार्क्स का है, हाईएस्ट 210 नंबर मिलता है। लेकिन वही आप GS में आप देखते हो कि 250 के पेपर में अगर 110 आ गया तो लोग बहुत खुश होते हैं। वहाँ 50% अगर पर्सनालिटी में आता है तो लोग दुखी होते हैं कि अरे बहुत कम नंबर आया। तो मार्क्स जो रैंक अगर सुधारना है तो उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और पर्सनालिटी आपका तभी इम्प्रूव होगा जब आपका संगत अच्छा है, पीयर ग्रुप अच्छा है। जो बच्चे का इन जनरल, हमारा जो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम बोल रहे हैं कि इन जनरल कॉलेज अच्छा नहीं होता, कॉलेज में पर्सनालिटी सबसे ज़्यादा आपका इम्प्रूव होता है। अब वो उनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिला है आज तक पर्सनालिटी डेवलप करने का। लेकिन आप देखिएगा कि वही गांव का बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है और किसी IIT में चला गया, IIM में चला गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, JNU में आया, 4 साल में उसकी पर्सनालिटी कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो इसीलिए पीयर ग्रुप में आना, खासकर हब मुखर्जी नगर जैसे जगह पे अच्छा पीयर ग्रुप बनाना, तो वो पर्सनालिटी ऑर्गेनिक तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव होता है और सिलेक्शन का चांस ही नहीं, रैंक का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल। सर आपने बिल्कुल सही कहा कि निसंदेह पीयर ग्रुप लर्निंग तो एक विद्यार्थी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ही है। साथ ही एक चीज़ हम और भी देखते हैं, जब आप साथ काम करते हो तो जैसा आपने बताया, आप दूसरे विद्यार्थियों को भी मेहनत करते हुए देख रहे हो, चाहे आप अपने क्लोज पीयर ग्रुप में देखें या फिर जब आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो फैकल्टी उसके प्रश्नों का अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे को मोटिवेट करती हैं और जिसे कहा जाता है ना हेल्दी कंपटीशन, वो यहाँ से जनरेट होता है। तो ये हेल्दी कंपटीशन आज के समय में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि आज भी जितना भी चयन हो रहा है उसमें काफ़ी कम प्रतिशत ऐसे बच्चों का होगा जिनका चयन प्रथम अटेम्प्ट में हो जाता है, या और प्रथम अटेम्प्ट में भी अगर हो रहा है तो भी 1 से 2 साल की तो मेहनत आपको चाहिए ही चाहिए। उससे ज़्यादा समय लगा तो ये समय अवधि और भी खिंच जाती है। अब इतनी लंबी समय अवधि में आप अपने आप को हर समय मोटिवेट रख पाओ, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आपकी आंतरिक मोटिवेशन तो है ही है, लेकिन कुछ लेवल तक आपको बाह्य स्तर से भी मोटिवेशन चाहिए और यही मोटिवेशन आपको आपके साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी प्रदान करने का काम करते हैं। आप जब देखोगे कि बच्चे प्रीलिम्स के आसपास या मेंस के आसपास एग्ज़ाम की तैयारी से दबाव में रहते हैं, तो एक जो उनको रिलीफ मिलता है वो इस बात से मिलता है कि यहाँ आसपास के माहौल में सभी तैयारी कर रहे हैं, हम सभी एक ही नौका में सवार हैं और ये एक ही नौका में सवार होने का भाव उनके तनाव, उनकी एंग्जाइटी को काफ़ी कम कर देता है। तो ये जो एक माहौल है कि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, आप पीयर ग्रुप बना रहे हो, इसको सिर्फ 1-2 लाभ तक सोच पाना या समझ पाना पर्याप्त नहीं है। आप देखोगे कि इसका बेनिफिट एक बच्चे को कई सारे एस्पेक्ट्स को लेकर मिलता है। मैम, और आपने जो बात कहा कि जो जब एग्ज़ाम का जब प्रेशर होता है, काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ कि जो प्रीलिम्स आ रहा है उनको लगता है कि एक मेरी ही तैयारी नहीं हुई और सबकी तैयारी हो चुकी है,
और जब वो देखते हैं दूसरे बच्चों से बात करते हैं ऑफलाइन में, तो लगता है हाँ सबका वही हाल है। लेकिन ऑनलाइन में आप जब घर से पढ़ रहे हैं और आपका पीयर ग्रुप नहीं बना है, तो आपको लगता है कि मेरा ही तैयारी नहीं हुआ है, तो वो मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। एग्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और बात करते हैं एक हिंदी माध्यम के छात्र को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा का समय के साथ लेवल भी बढ़ा है और कंपटीशन भी बढ़ा है। ऐसे में आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इंद्रजीत सर, आपसे शुरुआत करते हैं। पूजा, मैं छात्रों को यही कहूँगा कि आपको जो ऑनलाइन तकनीक है तो उसको कम नहीं आंकना चाहिए, उसको कैसे स्मार्टली यूज करें। जैसे अभी एआई आया है, तो पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि एआई आने के कारण जो बच्चों का स्टैंडर्ड लेवल बढ़ गया है कंटेंट में, अब उन्हें आसानी से वो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है। तो आपको बिल्कुल उसको कैसे स्मार्टली यूज करना है उस पर काम करना चाहिए। लेकिन जो ये ऑफलाइन जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, चाहे वो मेंटर से इंटरेक्शन हो या पीयर ग्रुप लर्निंग में हो या फिर क्लास में ऑफलाइन फैकल्टी से इंटरेक्शन है, उसका महत्व आज भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, इसको तकनीक ये नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। तो दोनों को आप अपने पढ़ाई में शामिल कीजिए, ऑनलाइन को पूरक की तरह यूज जरूर कीजिए। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि एआई की बात आपने किया, तो मेरा ये जहाँ तक मैं भी देखता हूँ कि ऑफलाइन क्लास का लाइव इंटरेक्शन तो है, लेकिन इस ऑफलाइन के साथ साथ अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय में ना एक गैप बन जाएगा। यानी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे एआई, आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछिए वो सॉल्व करता है, ठीक है। लेकिन पूरी तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपकी संवेदना को नहीं समझ सकता है। वो प्लेटफॉर्म आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को नहीं बढ़ा सकता। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारा लाइव इंटरेक्शन बना रहता है, और अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर पिछड़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस में लेते हैं, बच्चा ऑफलाइन क्लास कर रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है भाई सारे बच्चे तो एक मेंटल लेवल के हैं नहीं, बच्चे नोट्स बना रहे हैं, कुछ का नोट्स छूट गया या कुछ बहुत कम लिख पाया, तो अब हम उनको ऑनलाइन सुविधा भी प्रोवाइड किए हुए हैं। वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियो भी देख लेते हैं, उनको सिनॉप्सिस प्रदान की जाता है, उससे वो प्रॉपर अपना नोट्स बना लेते हैं और एक इंटरेक्शन तो बना रहता है, चाहे क्लास के पहले हो या क्लास के बाद में हो। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से इस बात को बताया। जैसा कि आपका प्रश्न था पूजा कि आज के समय में प्रतिस्पर्धा का स्तर बदल रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा का स्तर इसलिए बदल रहा है क्योंकि आज के समय में विषय सामग्री की कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कुछ समय पहले की मैं बात करूं तो हिंदी माध्यम विद्यार्थी के सामने एक चैलेंज था कि उसे क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा था। अब वो समस्या उतनी प्रखर नहीं है। अब मुझे लगता है, और जो मैसेज मैं विद्यार्थियों को देना भी चाहूँगी, कि विषय सामग्री बहुत है, उसका सही से सदुपयोग करना और अपने समय का प्रबंधन करना ये काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। आज के समय में आप चाहे यूट्यूब की बात करो या आप प्रिंटेड फॉर्म में बात करो, हर दिन कोई ना कोई नया कंटेंट मटेरियल जनरेट हो रहा है। तो एक बच्चा उसे अपनी तैयारी से कैसे इंटीग्रेट करे और सीमित समय में बेहतर ढंग से अपने प्रदर्शन को कैसे सुधारे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना तकनीक हमें वरदान दे रही है, उसी के साथ अपने आप को प्रबंधित करना इस परीक्षा में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैम, मैं सभी के बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। समय बदल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस दोनों नॉलेज प्राप्त करने के, एक्वायर करने के दो साधन हैं और दोनों के बीच संतुलन अति आवश्यक है। विशेष तौर पर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, मैं उनको यह सुझाव देना चाहूँगा कि वो किसी माध्यम एक के ऊपर निर्भर न हो, दोनों का सहयोग लें। विशेष तौर पर जैसे सर ने समझाया कि प्रौद्योगिकी हमें जानकारी दे सकती है, लेकिन उसमें भावना का समावेश नहीं कर सकती है। तो नॉलेज के साथ साथ हमें उसमें परिस्थितियों और संदर्भ को समझते हुए उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस की ज़रूरत है।
जहाँ तक प्रतिस्पर्धा के बढ़ने का सवाल है, यह स्वाभाविक है। नॉलेज एक्सप्लोजन हुआ है, ज्ञान का विस्तार है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो मेरा अभ्यर्थियों से कोई यह सुझाव है कि वो टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट दोनों को ध्यान में रखें। समय हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, सफल होने के लिए भी, असफल होने के लिए भी। लेकिन अगर हम माइंड मैनेजमेंट करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट हमारा डबल हो जाता है, उसकी गुणात्मकता बढ़ जाती है। तो हमारा यह सुझाव होगा कि वो टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट दोनों करे, ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक वो गुणवत्ता प्राप्त करे। और अंत में एक भावना है हिंदी माध्यम में कि उनके पास वातावरण उनका ठीक नहीं था या वातावरण ठीक नहीं है। मेरा यह सुझाव होगा कि वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और आत्मविश्वास के साथ काम हो। अल्प विश्वास या अति विश्वास दोनों ही खतरनाक होता है। तो आत्मविश्वास के मध्यम मार्ग को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इंग्लिश माध्यम या किसी भी अन्य माध्यम के विद्यार्थियों से कहीं भी पीछे नहीं होंगे, क्योंकि माध्यम प्रस्तुतिकरण का एक जरिया है। और अगर उनके पास वह सारी चीज़ें हैं, वह ज्ञान है, वह बौद्धिकता विकसित हुई है, तो वे किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इस भावना के साथ उन्हें काम करना चाहिए और ये हम लोगों की शुभकामना उनको हो। जी। तो आज के डिस्कशन में हमने जाना कि फिजिकल क्लासरूम्स का क्या एडवांटेज है और वो डिजिटल टूल्स के साथ मिलकर आपकी लर्निंग को कैसे एलिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ विजन आईएएस कैसे अपने स्टूडेंट्स को एक सही मेंटरिंग सपोर्ट, टेस्ट गाइडेंस और फैकल्टी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ।